मॉर्निंग बच्चों। तो आई होप कि आपने कैपेसिटर के फर्स्ट क्लास को एंजॉय किया होगा और मैं भी इस टॉपिक को बहुत एंजॉय करता हूं और सारे टॉपिक अब एंजॉयमेंट वाले ही हैं। बस आप ऐसे ही साथ देते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और चीजों को जितना ज्यादा से ज्यादा है स्प्रेड करो, शेयर करो और लाइक, समझ ना। लाइक करने में क्या कोई मेहनत तो है नहीं यार। लाइक वाले बटन को क्या कर देना, दबा देना है। उसमें ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन तो आपको करना है नहीं, तो वो आप किया करो यार, उससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है। चलो अच्छा, हाँ क्वेश्चन भी पूछा करो। अब देखो मैंने क्या बोला तुम्हें कि मैं एचसी वर्मा कर रहा हूं, एनसीईआरटी कर रहा हूं, इसके बाद मेरे डीपीपी जो क्लासिक डीपीपी है जिसमें आपके जेई एडवांस, नीट, जेई मेन या कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट जिसका नाम तुम सुनते हो उनके अच्छे क्वेश्चंस डीपीपी में हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस का अगर कलेक्शन तुम्हारे पास आ रहा है तो बस उसको अच्छे से करते चले जाना है, ठीक है। और जो डाउट्स हैं तुम्हारे वो मेरे को पूछो। जैसे आज जो कैपेसिटर के ऊपर मेरे पास जो डाउट्स आए व्हाट्सएप पे, तो मैंने कुछ का आंसर किया है और उसमें से कुछ डाउट जो कॉमन मेरे को अच्छे लगे वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आपको भी अगर उसमें कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा। तो सुनो, तो पहले हम लोग 5 मिनट्स में रिकैप कर लें क्या क्या हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट कैन स्टोर एनर्जी एज वेल एज चार्ज। और जब आपको ये चाहिए तो ये आपको वो एनर्जी और वो चार्ज डिलीवर कर सकता है। हमें कोई भी ऐसा डिवाइस लाइक फैन हो गया, कैमरा हो गया, कैमरा में जो फ्लैश लाइट होता है, या मोटर हो गया, या फिर और भी सर्किट ब्रेकर में कई जगह कैपेसिटर, कई जगह कहना बेकार है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है ही नहीं जिसमें आपका ये कैपेसिटर ना लगा हो, समझे ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैपेसिटर की जरूरत वहां पड़ती है जहां बहुत कम देर में हमें बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है। इसके अलावे जो आपका ये कैपेसिटर है रिएक्टेंस का काम करता है एसी सर्किट में, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। और फटाफट कोई भी कंडक्टर कैपेसिटर का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर चार्ज दे भी सकते हैं, चार्ज ले भी सकते हैं, एनर्जी दे भी सकते हैं, एनर्जी ले भी सकते हैं। फिर कैपेसिटर की मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, जिसमें बताया था 2 प्लेट्स होते हैं, एक दोनों प्लेट्स सर्टेन डिस्टेंस पे रखे होते हैं, दोनों इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज होता है। अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन आया था और कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा, जो मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने क्या पूछा कि सर कैपेसिटर के ऊपर तो नेट चार्ज 0 हो गया। भाई मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें कि मेरा क्या कहना है तुम्हें कि ये कन्वेंशन है। अगर कोई पूछेगा नेट चार्ज कितना है तो ऑफ कोर्स 0 है, क्योंकि अगर 2 प्लेट है, दोनों प्लेट इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज है तो नेट चार्ज तो 0 हो ही जाएगा भाई। लेकिन बात ये है ना कि कन्वेंशन, परंपरा क्या है कि जब सिर्फ ये पूछा जाए कि कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है तो हम लोग पॉजिटिव प्लेट वाले चार्ज को ही मानते हैं कि ये कैपेसिटर का चार्ज है। नेट चार्ज, नेट वर्ड अगर यूज करोगे तो जाके कैपेसिटर का चार्ज जो क्या बोलोगे 0। आई बात समझ में? ठीक। इसके अलावे पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल में से नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट ए पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलने के बजाय हम लोग उसको बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। ओके, चलो फिर हमने देखा कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होता है और कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड ए कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कौन था बच्चे? सी, है ना, सी, जिसको हम लोग बोलते थे कैपेसिटेंस। क्या बोलते थे हम लोग? कैपेसिटेंस। उस सी को हम लोग बोलते थे कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस जो है उसका यूनिट फ्राड होता था, प्रैक्टिकल यूनिट माइक्रोफ्राड होता था। ओके, चलो फ्राड जो है फेराडे, कम्स फ्रॉम फेराडे। फेराडे को ऑनर करने के लिए हमने उसकी यूनिट का नाम रख दिया था। मैथमेटिकल डेफिनेशन कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का क्या है? इट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी कैपेसिटर फॉर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के लिए किसी कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होती है उसको हम लोग कैपेसिटेंस, ठीक है। इसके अलावा हमने कैपेसिटेंस को कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेट भी किया था एक सिस्टम के लिए एज्यूम करके, और उस सिस्टम की जो कैपेसिटेंस निकल के आई थी बच्चों, वो जो निकल के आई थी वो उसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस के ऊपर निर्भर कर रही थी, साइज एंड शेप, और साथ ही साथ कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। ओके, चलो इसके अलावा मीडियम, जो उनके बीच का मीडियम जो इंटरवीन कर रहा था, दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम जो इंटरवीन कर रहा था,
उसके ऊपर भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के ऊपर किसका असर नहीं होता है, ये स्टार मार्क करके सुन लो फिर से अभी बच्चों। कैपेसिटर के चार्ज का, कैपेसिटर के पोटेंशियल का कोई असर नहीं होता है उसके कैपेसिटेंस के ऊपर। इस बात को आप बढ़िया से दिमाग में सेट कर लो कि कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी डिपेंड करती है ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे, ना कि चार्ज और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? तो आज यहां से आगे की बात करते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज क्या स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम बार बार हम लोग ये सुन रहे हैं कि कैपेसिटर का काम है कि एनर्जी स्टोर करना, तो अपने दिमाग में ये बात आनी तो चाहिए कि अगर कैपेसिटर का काम है एनर्जी स्टोर करना, तो आखिर कोई कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करती है। तो आज हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है। ठीक है, अब जैसे देखो फटाफट हमने रिवाइज कर लिया 5 मिनट्स में, तो आप भी ऐसे रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, चलो, तो हम लोग अब यहां पे हेडिंग दे रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, है ना। कोई कैपेसिटर एनर्जी कितना स्टोर करेगी वो हम अभी देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक वैसा ही प्लेट ले लेना है जो हम लोग पहले लिया करते थे। जानबूझ के ऐसा रैंडम शेप ले रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो किसी के लिए भी होगा, है ना। बिना किसी आकार के सिलेंड्रिकल या मैंने स्फेरिकल नहीं लिया, रैंडमली 2 कंडक्टर ले लिया है। अब देखो इनिशियली अनचार्ज हैं दोनों। अब सोचो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोग चार्ज को कहां से लेके आ रहे थे। चार्ज को हम लोग बार बार इन्फिनिटी आते थे लाने के लिए, और पिछले दिन भी मैंने आपको मेंशन किया, क्या हमें सचमुच इन्फिनिटी जाने की जरूरत है क्या? और अगर जरूरत है भी तो क्या इन्फिनिटी पे चले जाओगे तुम? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इन्फिनिटी ना भी वो चीज ही नहीं है। तो भैया ऐसा है कि वो भूल जाओ, इन्फिनिटी नहीं जाने वाले हम लोग। तो अब इस पे भी चार्ज 0, इस पे भी चार्ज 0। एक काम करते हैं, जब इस पे भी 0 इस पे भी 0, तो अगर इसमें से 0 में से अगर प्लस क्यू निकाल लें, ऐसा अज्यूम करो 0 में से प्लस क्यू निकाल लें, तो यहां पे क्या मिलेगा तुम्हें? तो यहां पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा माइनस क्यू। अरे आ रही है बात समझ में? इसमें से अगर हमने प्लस क्यू निकाल लिया, पहले क्या था 0, तो बचा क्या माइनस क्यू। जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसा करो, उल्टा अगर इस माइनस, अगर मान लो इस पे माइनस क्यू होता, इसको प्लस क्यू दे देते तो न्यूट्रलाइज होकर 0 हो जाता कि नहीं। तो आप ऐसे समझो कि इसमें से हमने क्या निकाल लिया, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू निकाल लिया तो इस पे क्या चार्ज आ गया बच्चों, माइनस क्यू। और ये प्लस क्यू हमने इसको दे दिया। ओके, तो अब ये है कि ये हमने दे दिया, हम तुमने ले लिया, ये होगा कैसे भाई? क्या इसको हम लोग किसी स्पून से निकालेंगे, चम्मच से निकाल के देंगे? नहीं। इसलिए तो मैं आपको बोला था कि अभी तक जिसका दर्शन हम लोगों को, जिसके बारे में हमें अभी तक बस नाम हमने सुना है, वो इस चैप्टर में आएगा। वो कौन है बच्चे? तो वो है बैटरी। ये जो चार्ज ट्रांसफर का काम करवाना है वो बैटरी करवाती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया होगा कि 2 प्लेट्स क्यों होते हैं, क्योंकि चार्ज कहीं और से नहीं लेना है, एक से लेना है, दूसरे को देना है। अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया होगा कि दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि एक से निकालोगे पॉजिटिव तो उसमें उतना ही नेगेटिव आ जाएगा और दूसरे को उतना एक्स्ट्रा पॉजिटिव मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। अब क्या है, ये फाइनल स्टेट है, ये फाइनली इस पे कितना चार्ज आना है, फाइनल इस पे आना है प्लस क्यू, इस पे फाइनल क्या जाना है, माइनस क्यू। लेकिन क्या इनिशियली ये हालात थी? तो नहीं, इनिशियली तो ये दोनों प्लेट्स क्या थे, अनचार्ज। तो उस समय मान लेते हैं t इक्वल टू 0। एट t इक्वल टू 0 चार्जेस on both plates
both plates are equal to 0, है ना। t इक्वल टू 0 पे बच्चों दोनों प्लेट पे चार्ज कितना है? 0। हमने किसी प्रकार का कोई भी चार्ज किसी प्लेट को नहीं दिया हुआ है। t इक्वल टू 0 पे दोनों पे ही 0 चार्ज है। t इक्वल टू 0 वो इंस्टेंट है जब हमने सोचना शुरू किया, ठीक है। तो मान लेते हैं फिर क्या हुआ कि उसके बाद हम यहां से चार्ज ट्रांसफर करना शुरू किए। तो चार्ज को धीरे धीरे ट्रांसफर करोगे, छोटा छोटा अमाउंट में करोगे। तो मान लो इस तरीके से इस पे dq लेके इसको देते गए तो एट एनी टाइम t charges on plates are प्लस q एंड माइनस स्मॉल q। तो मान लो ऐसा करते करते किसी समय इस पे अब प्लस q आ चुका है और यहां पे कितना है? माइनस q। ओके, चलो ये तो फाइनल की बात है, ये फाइनल, दिस इज फाइनल, ये फाइनली ऐसा होना है ना, फाइनली यहां तक पहुंचना है। तो मान लो किसी समय इस पे प्लस क्यू आ चुका है, इस पे माइनस क्यू। कितने बजे? टी बजे, टी टाइम हो रहा था स्टॉप वॉच में। अब जब इसको प्लस क्यू चार्ज तुमने दिया तो मान लो यहां का पोटेंशियल जो है वो हम लोग पहले की तरह इसको V प्लस मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं V माइनस। V प्लस मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, V माइनस मतलब पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को V प्लस और माइनस V माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? V, दैट इज पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। चलो अब मान लो कि अब इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। अब एक dq चार्ज को तुम यहां से यहां शिफ्ट कर रहे हो, तो ऐसा शिफ्ट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है dw एक्सटर्नल, आपको पता है तो कितना चार्ज लेके जा रहे हो? dq चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हो? यहां से यहां। वहां का पोटेंशियल क्या है? V प्लस। यहां का पोटेंशियल क्या है? V माइनस। तो देखो आपको बताया हुआ है कि वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, जहां लेके गए, ठीक है। और इन दोनों के डिफरेंस को V बोलते हैं। तो हमारा पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों? सॉरी, वर्क डन क्या हो गया? dq, जिस चार्ज को ले जा रहे हो, इनटू पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। फिर देखो बच्चों, फिर यहां से देखो Wext इक्वल्स टू, अब यहां पे हम लोग एक काम करते हैं। हमने ये पढ़ रखा है किसी भी कैपेसिटर के लिए, कल हमने पढ़ रखा है कि किसी भी कैपेसिटर का चार्ज जो होता है उसके कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज होता है, Q इक्वल टू C इंटू V, ये हमने पढ़ रखा है। तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? सो V इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन C। तो ऑटोमेटिकली dW एक्सटर्नल इज इक्वल टू dQ, और V के जगह हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? Q बाई C। ओके, तो इस तरीके से ट्रांसफर करते 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 जीरो से, ठीक है ना, जीरो से प्लस क्यू तक पहुंच जाएंगे हम लोग, क्योंकि पहले चार्ज जीरो था, फिर हमने ट्रांसफर किया तो प्लस स्मॉल क्यू हुआ, और ट्रांसफर करेंगे तो प्लस कैपिटल क्यू तक पहुंच जाएंगे। तो टोटल वर्क डन किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में एक्सटर्नल को कितना करना पड़ेगा? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे dw को, और dw की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? Q dq अपॉन C। तो बच्चों यहां से देखो ये क्या कैलकुलेट हो गया गया? सो Wext, अब इसमें C कांस्टेंट है, कैपेसिटी जो है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है? कांस्टेंट। तो C को बाहर करो तो 1 अपॉन C, और ये क्या हो गया? Q dq, 1 अपॉन C, और ये हो गया Q dq, है ना। अब Q क्यों हम अंदर, Q इंटीग्रेशन के अंदर क्यों है भाई? तो Q क्या है? वेरिएबल है। Q क्या कर हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो Q चेंज हो रहा है, तो अब देखो, अब इसका लिमिट रखो। लिमिट कैसे रखते हैं? इनिशियल टू फाइनल। इनिशियली कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड, तो इनिशियल लिमिट हो गया 0। अब फाइनली इसको कहां तक चार्ज करना है? प्लस कैपिटल Q तक। तो 0 से कैपिटल Q लिमिट ले लो। ओके, अब देखो यहां पे Q dq का इंटीग्रेशन, तो x dx का इंटीग्रेशन x² बाई 2। जिसे भी मैथमेटिकल टूल में दिक्कत है
किसी भी बच्चे को इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या इसके बाद मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा उसमें दिक्कत है तो वो 11th का भी सीरीज देखता रहेगा। समझ गए ना? रिवीजन वाला सीरीज मत देखा, तुम लोग नहीं देखोगे। जो 12th में पढ़ रहे हो भी, वो रिवीजन सीरीज जो है वो किसके लिए है? हाँ, वो आपका है जो नीट इस बार देने वाले हैं उसके लिए, जो इस बार टारगेट बैच में थे उसके लिए है, या 12th पास कर चुके हैं उसके लिए रिवीजन सीरीज। चलो, तो यहां पे हमने q dq x dx का हो गया x स्क्वायर बाई 2, तो ऑटोमेटिकली WEXT इक्वल टू 1 बाई c, तो बच्चों ये हो गया हमारा q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहा? 0 से कैपिटल Q। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, आप जल्दी से इसको राइट डाउन करो, मैं इधर मिटाऊंगा, ये सब मिटा दूंगा, यहां तक मैं मिटा दूंगा, जल्दी से आप लिख लो, मैं यहां तक आपको रब कर दूंगा, आप जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, वीडियो पॉज करो, लिखो बच्चों। लिख लिया आपने? चलो देखते हैं। तो यहां पे आप देखो क्या कैलकुलेट होके आ रहा है। तो WEXT, अब देखो ये 2 को बाहर कर लो, 1 बाई 2c एंड दिस इज Q स्क्वायर। तो एक बार कैपिटल Q रखो और एक बार 0 रखोगे, तो बच्चों इस तरीके से आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2c। अभी आपने क्या कैलकुलेट किया है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि इस कैपेसिटर को चार्ज करने में किया गया है। लेकिन हमें क्या निकालना है? एनर्जी। तो फिर आप याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या बोला है आपको, अगर चार्ज को बस स्लोली यहां से उठा के यहां रखना है तो हमने आपको बताया कि डेल्टा U इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि यहां पे चार्ज को हम लोग स्लोली सिर्फ यहां से उठा के यहां रख रहे हैं। तो देखो इनिशियली, और ये डेल्टा U क्या है? चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। तो इनिशियली जब अनचार्ज था तो एनर्जी क्या थी? 0। तो ऑटोमेटिकली लिखेंगे UF माइनस UI और W एक्सटर्नल एंड दैट इज Q स्क्वायर बाई 2c, और ये आपका क्या है? 0। तो ऑटोमेटिकली ये आपने लिख लिया है, आपने इसको लिख लिया ना? ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। तो अब देखो यहां पे ये क्या कैलकुलेट होके आ गया। तो बच्चों ये जो कैलकुलेट होके आया हमारा, ये कैलकुलेट होके आया UF इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c। इतना बढ़िया फॉर्मूला है, आज से आप इसको याद रखेंगे, और इसमें कोई साइज शेप की चर्चा भी नहीं की गई है, मतलब कि मैंने यहां लिख दिया आपको, और आपको ढंग से इसको याद भी कर लेना है। वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कैपेसिटर। क्या समझे? ये आपका वैलिड है हर एक प्रकार के कैपेसिटर के लिए, जितने भी कैपेसिटर हैं सभी के लिए वैलिड है। तो U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c, Q स्क्वायर अपॉन 2c। आ रही है बात समझ में? चलो, ये फॉर्मूला आज से हम लोग याद रखेंगे, Q स्क्वायर अपॉन 2c। लेकिन इसमें और भी वेरिएशन डाल सकते हैं हम लोग, जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि Q इक्वल्स टू क्या होता है? मान लो कैपेसिटर का फाइनल पोटेंशियल है V0, ये तो Q जब था तब भी माना था हमने, फाइनल पोटेंशियल को हमने V0 मान लिया, तो Q इक्वल टू C V0, है ना? ये फाइनल पोटेंशियल है, जैसे ये फाइनल चार्ज, तो ये फाइनल पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर का मतलब समझ जाना, डिफरेंस की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, जहां Q है वहां ये लिख सकते हो, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, C स्क्वायर V0 स्क्वायर अपॉन 2c। अब एक C से एक C कैंसिल, तो U इक्वल्स टू एक फॉर्मूला और आ गया, और आप इसे याद रखें, U इक्वल टू हाफ C V0 स्क्वायर। ये ज्यादा यूज होगा,
यानी U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c भी इंपॉर्टेंट है, U इक्वल टू हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर याद रखते हो, वैसे U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर आप याद रखो। ये कैपेसिटर की क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे, जहां C कैपेसिटी है और V नॉट क्या है, पोटेंशियल। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो U इक्वल टू क्यू स्क्वायर है ना आपका यहां पे, तो आप ऐसे करो, इसको लिख दो इस तरीके से, या इसी को लिखो हाफ सी वी नॉट इंटू वी नॉट, वी नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, वी नॉट इंटू वी नॉट, और हाफ सी वी नॉट, तो सी वी नॉट को क्यू लिख सकते हैं, तो बच्चों Q इंटू वी नॉट बाई 2, ये भी कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला आया। तो आज से समझो बच्चों, ध्यान से समझो, कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपसे किसी ने पूछा तो आपको बोलना है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c पहला, हाफ सी वी स्क्वायर दूसरा, Q इंटू वी नॉट बाई 2 तीसरा। तीनों याद रखना है और ये पूरा डेरिवेशन याद रखना है। हो सकता है कि ये एक तो कंपटीशन में तो इसका जरूरत है ही, और हो सकता है कि बोर्ड में इसका डेरिवेशन आपसे आए। क्लियर है ना बच्चों? तो चलो इसको आप ढंग से लिख लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो तो बच्चों, अब एनर्जी के फॉर्मूला के बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के कितने टाइप्स होते हैं? ऐसे तो देखो, आपको जब मैंने बोल दिया कि कोई भी साइज शेप के कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर बोल सकते हैं, तो कैपेसिटर के तो टाइप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उन टाइप्स की बात करेंगे जो कॉमनली हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहला टाइप लिखेंगे बच्चों, आप राइट डाउन करो। सबसे पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा है बच्चों स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, और थर्ड है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। देखो, अब ये तीन कैपेसिटर हो गए आपके सामने, 1, 2 एंड 3। लेकिन इसमें जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये अपने को सबसे ज्यादा पढ़ना है। सबसे ज्यादा मतलब अगर कैपेसिटर की बात करें तो 90% से ऊपर जो प्रॉब्लम्स जो भी आएंगे वो इसी के ऊपर आएंगे, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग सबसे ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एग्जाम में तो खैर बोर्ड्स के एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, स्फेरिकल का ही पूछ ले, सिलिंड्रिकल का ही पूछ ले, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो किसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। इसमें ही टाइम लगना है, ये सब तो बहुत छोटा है, ये सब तो छोटा छोटा हो जाएगा। इसमें इसको डिटेल में हम लोग देखना है हम लोग को। चलो अब देखो, इनके नेम पे देखो, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल प्लेट, सिलिंड्रिकल प्लेट। कहीं ना कहीं इनके नोमेनक्लेचर से तुम्हें इस बात का अंदाजा लग रहा है कि इनका जो नेम रखा गया है, इसमें प्लेट का शेप जो है, शेप मतलब आकार, उसका इसके नोमेनक्लेचर से लेना देना है, और ये फैक्ट भी है। अब पैरेलल प्लेट का मतलब क्या लग रहा है कि इसमें प्लेट्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी, और पैरेलल प्लेट्स के लिए आपको प्लेट का साइज शेप होना चाहिए आपका या तो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर या फिर डिस्क। ओके, दूसरा स्फेरिकल, नेम से क्लियर है कि स्फेरिकल में जो प्लेट्स होंगी वो स्फेयर के आकार में होंगी। ठीक है ना। अब स्फेयर आपका कंसेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर वाले भी होंगे। उसके बाद आ जाओ सिलिंड्रिकल,
तो सिलिंड्रिकल की बात है तो इसमें जो आपका जो प्लेट होगा वो सिलेंडर के आकार का होगा। सिलेंडर मतलब वो जो पाइप होता है, वो वाटर पाइप जो आपने देखा है, आयरन का जो पाइप होता है उसके आकार का हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लेट के शेप के नेम के आधार पे, के बेसिस पे हमने कैपेसिटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब एक एक करके देखते हैं। तो आप जल्द से जल्द इसको लिख लो। पहले मैं इसको रब कर रहा हूं, तीनों लिख लो। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो देखते हैं अब इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसमें चार्ज कैसे रहता है, फील्ड कैसे होती है, ठीक है ना, एनर्जी कितनी होती है, वगैरह वगैरह। अब देखो, इसको जब आप पढ़ रहे होगे तो साइमल्टेनियसली एक टॉपिक और आप रिवाइज कर लेना। मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं। साइमल्टेनियसली आप एक टॉपिक और रिवाइज कर लेना। बहुत पहले मैंने आपको गॉस लॉ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था, ध्यान से सुन लो। अभी जब इसको पढ़ रहे होगे तो एट द सेम टाइम अपने कॉपी में, नोटबुक में, या अगर आपने वीडियो में ही देखना है तो वीडियो में जाके देख लेना कि जब मैंने आपको गॉस लॉ में इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ ही साथ उनके वजह से क्या कहते हैं दोनों चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारा चीज जो मैंने आपको बताया था वो एक बार रिवाइज कर लो। और आप वहां जब जाओगे तो आप पाओगे कि वहां पे मैंने इस बात को बोला था आपको कि आप इनको एक बार ढंग से देख लो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमें यूज होने वाले हैं कहां पे, कैपेसिटर में जाके। ठीक है, तो हम लोग एक बार वो आप जरूर देख लेना आज इस वीडियो को देखते के दरमियान, या वीडियो को पॉज करके पहले उसको रिवाइज कर लेना, या देखने के बाद भी वहां पे जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग इसके बारे में पढ़ते। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपका क्या होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपके दो प्लेट्स होंगे पैरेलल, जो एक दूसरे के बहुत करीब रखे हुए होंगे। जैसे देखो, मैंने आपके सामने ये एक एनसीईआरटी लिया, एक क्वेश्चन बैंक है आपका। इन दोनों को ऐसे रखा, देखो ऐसे रखा। अब ये दोनों प्लेट क्या है, पैरेलल, अब वेरी क्लोज, काफी पास है ना। तो ये अरेंजमेंट जो है, ये अरेंजमेंट ही आपका कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें एक बात देखो, अब ये जो आपका प्लेट है ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, मतलब लेंथ ज्यादा विड्थ कम, या ये स्क्वायर्ड भी हो सकता है, या फिर इसको आप एक डिस्क के फॉर्म में भी ले सकते हो। मतलब ये समझ लो, डिस्क समझते हो ना, ये एक राउंड के फॉर्म में भी हो सकता है, दो राउंड प्लेट्स भी ऐसे हो सकते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अपने को मतलब इस बात से है कि इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट एक दूसरे के पैरेलल वेरी क्लोज डिस्टेंस पे होना चाहिए। सवाल है कि वेरी क्लोज डिस्टेंस क्यों। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि आप वो गॉस वाला चैप्टर में जाके वो कंडक्टिंग प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, वो दोनों जरूर देख लेना भाई। वो अगर अच्छे से नहीं देखोगे, जैसे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते समय आपको अर्थिंग देख लेना जरूरी है, वैसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते समय वो गॉस का वो चैप्टर में जाके वो टॉपिक देख लेना कि प्लेट्स के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है, इसे अगर आप दूर से देखेंगे तो ये फाइनाइट दिखेगा, निश्चित आकार का दिखेगा। लेकिन इस बोर्ड को अगर आप काफी क्लोज देखेंगे, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे जाके इसके सेंटर के अबाउट, सेंटर वाले पॉइंट के बीच में, तो आपको ये बोर्ड इनफाइनाइट दिखेगी। क्या दिखेगी बच्चों, इनफाइनाइट, बहुत बड़ी दिखेगी। तो इसलिए यहां पे अगर कोई बोल रहा है कि प्लेट्स के बीच डिस्टेंस क्लोज इसलिए करते हैं ताकि उसको हम इनफाइनाइट प्लेट कंसीडर कर सके। ओके, तो चलो, तो पहली बात है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस तरीके से दो प्लेट्स हो गए। फिलहाल मैं इसको ना
ये मान लेता हूं कि दे आर रेक्टेंगुलर। ओके, अब ये दोनों प्लेट्स इस तरीके से रखी हुई। हालांकि ये डायग्राम हम लोग के लिए बहुत यूजफुल नहीं है, ये डायग्राम मैं बनाऊंगा भी नहीं, ये आपके लिए फिलहाल बना दिया। लेकिन हम लोग जो डायग्राम यूज करेंगे वो दूसरा डायग्राम होगा, क्योंकि हम लोग सामने से देखेंगे, सामने से। यानी अगर फ्रंट से देखोगे, देखो अगर आप इसी को फ्रंट से देखोगे तो यू विल सी ओनली टू लाइन, एक इस पेज का ये लाइन और दूसरा इस पेज का ये वाला लाइन। तो देखो मेरे, अगर सामने से हम लोग देखेंगे इसे तो ऐसा कुछ बनाएंगे, लाइक दिस। ये बन गया। अब तुम देख सकते हो बच्चों कि अगर फ्रंट से देख रहे हैं तो ये इस तरीके से आपका प्लेट दिखेगा। मतलब ये प्लेट का एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, और ये इसके सामने एक दूसरी प्लेट रखी हुई है। आप ये मत समझ जाना कि ये टोटल 4 प्लेट्स हो गई। ये 2 प्लेट्स है, उनके 2 सरफेस है। स्टार्टिंग में तो मैंने ये डायग्राम बना दिया आपके लिए, और ये टर्मिनल्स है। अब ये टर्मिनल्स क्यों रहेंगे वो समझ में आ गया होगा तुम्हें, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी लगाएंगे। कुछ देर पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि एक प्लेट से चार्ज निकाल के ही दूसरे प्लेट को हम लोग देते हैं। ओके, चलो, तो अब ये कैपेसिटर के टोटल 4 सरफेस हो गए। ये 1 2 3 4। अब ये 1 और 2 और 3 4 इसके, ठीक है। लेकिन आगे से जो हमारा सिंबल होगा वो ये होगा। जब हम लोग, ये अभी डिस्कशन के लिए है, लेकिन आगे से हम लोग ऐसे ही बना दिया करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिकल सिंबल हो गया। तो देखो मैंने बोर्ड पे तीनों डायग्राम बना दिया। दिस इज एक्चुअल, ये फ्रंट से देखने पे लगेगा, और ये इलेक्ट्रिकली हम लोग इस डायग्राम को प्रेफर करेंगे। तो आप इन तीनों डायग्राम को एक बार बना लो, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल सिंबल, ये इलेक्ट्रिकल सिंबल हो गया इसका, इलेक्ट्रिकल सिंबल, ये एक्चुअल। तो आप तीनों को एक बार ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैं इन दोनों को अभी रब कर दूंगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए यहां पे। लिख लिया आपने? चलो, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। आ जाओ इस पे। अब क्या है कि इस प्लेट को आपने चार्ज दिया +Q, ठीक। इसको आपने चार्ज दिया -Q। अब ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और अगर आपको फॉर्मूला याद है बच्चों, अच्छे से मैंने डिराइव करके बताया था इन सभी प्लेट्स के लिए। एक बार फटाफट फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। सबसे आउटर प्लेट के लिए क्या बताया था हमने? Q1 + Q2/2, याद है आपको। और ये प्लेट 1 पे चार्ज और 4 पे चार्ज, दोनों आउटर पे चार्ज क्या होते हैं? सेम। तो ये 1 और 4 के लिए हो गया। नंबर 2 के लिए कितना? तो नंबर 2 के लिए हमने आपको बताया था Q1 - Q2/2। नंबर 3 के लिए कितना? तो नंबर 3 के लिए मैंने आपको बताया था Q1 - Q2/2, यानी फेसिंग सरफेस पे 2 और 3 पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं और फिर देखते हैं कहां पे क्या आ रहा है। तो 1 और 4 पे, यानी आउटर पे। तो देखो Q1 का रोल कौन प्ले कर रहा है? Q। तो लिख दो Q। ये सारे फॉर्मूला में चार्जेस को साइन के साथ पुट करना है तो आपको करेक्ट आंसर आएगा। आपको वीडियो को जरूर आज जाके फिर से देख लो। अब वीडियो क्यों देखोगे भाई? नोट्स को देखो ना, नोट्स में भी सब। और नोट्स में अगर समझने में दिक्कत है तो वीडियो देख लो, कितना बढ़िया तो है। मैंने जो चीजें उस समय समझाई थी वो आज भी आप जाके सुन सकते हो। कितनी अच्छी फैसिलिटी है ये, वो आप भी जाके देख सकते हो तुम। तो चलो हम लोग यहां पे देखते हैं। तो यहां पे Q1 की जगह Q रख दिया, ओके। Q2 की जगह आपका -Q /2। तो भाई ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 0।
तो यानी प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4, इन दोनों सरफेस पे चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा? 0। ये आएगा आपका 0। क्लियर है? तो 1 और 4 के ऊपर जो चार्ज आएगा 0, यानी हम लोग ये समझ गए कि कैपेसिटर के आउटर सरफेस पे यहां चार्ज नहीं आएगा। ठीक है? ये कब की बात हो रही है? जब दोनों प्लेट को इक्वल एंड अपोजिट दिया गया है। आगे चल के मैं अभी बताऊंगा कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे इक्वल चार्ज ना भी दिया रहे किसी प्रॉब्लम में, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वो सारे केसेस एक्सेप्शनल हैं, उसे भी हमें सीखना है। लेकिन सबसे जो कॉमन केस होगा उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही देंगे। और इसके लिए भी मैंने आपको लॉजिक बताया, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आखिर कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए तो बैटरी ही लेके आओगे, तो बैटरी हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही चार्ज ट्रांसफर करेगी, इसलिए आप ये समझो। चलो, तो एक टिपिकल कैपेसिटर, टिपिकल का मतलब ये हो गया कि जिसको कॉमनली हम लोग यूज कर रहे हैं। तो 1 और 4 पे क्या हो गया बच्चों? 0। चलो अब देखते हैं नंबर 2 और नंबर 3 पे क्या होगा। नंबर 2 और नंबर 3 पे, तो नंबर 2 और नंबर 3 पे तो बहुत सिंपल है भाई, नंबर 2 का निकाल लो। तो नंबर 2 पे देखो क्या होगा। तो नंबर 2 का चार्ज फॉर्मूला Q1 माइनस Q2। ओके, तो देखो Q1 की जगह Q माइनस ये फॉर्मूला वाला एंड माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 2Q बाई Q। तो यानी 2 पे बच्चों ध्यान से देखना, 2 पे कितना चार्ज आ गया? प्लस Q। तो 2 पे प्लस Q, तो 3 पे ठीक इसका अपोजिट। तो 3 पे क्या आएगा बच्चों? माइनस Q। तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस पे प्लस Q और इस पे माइनस Q। क्लियर है? तो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, पहले आपको जाके कॉपी में चेक कर लो आप। तो इस तरीके से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के आउटर सरफेस पे, ठीक है, आउटर सरफेस पे आपका चार्ज आ गया प्लस Q माइनस Q। चलो, तो चार्ज को ना डिस्ट्रीब्यूट करो तो देखने में मजा आएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एंड दिस इज नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सबसे पहली बात कि इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर there are two plates which are placed very close to each other। ठीक है? Shape of plates are identical and they may be rectangular, square, डिस्क। ठीक है? रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, डिस्क हो सकता है। और उसके बाद दोनों प्लेट्स को इतना क्लोज इसलिए रखते हैं ताकि उसको हम लोग क्या मान सके? इनफाइनाइट। तो उस चीज को मैं लिख रहा हूं कि इस एजम्पशन के पीछे रीजन क्या है। प्लेट्स आर प्लेस्ड very close so that they may be considered as infinite for near points and
produces uniform field, uniform electric field। तो देखो मैंने क्या लिख दिया कि plates are placed very close so that they may be considered as infinite for near points। नजदीकी पॉइंट के लिए वो इनफाइनाइट की तरह बिहेव करने लगे और कैसा फील्ड प्रोड्यूस कर दें, यूनिफॉर्म। क्लियर है बच्चों? तो ये इसके बारे में कुछ आपको मैंने ऐसे लिखवा दिया डेफिनेशंस, तो आप इनको जल्द से जल्द लिख लो, फिर मैं इसको रब करूंगा। अब मैं एक एक करके इसके बाकी डिस्कशन पे आगे बढ़ूंगा। एक दो और पैरामीटर्स मैं यहां फिक्स कर दे रहा हूं। देखो एक तो ये है, इन दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को बच्चों हम लोग बोलते हैं d, है ना। ये जो d है दोनों प्लेट के बीच का क्या है, डिस्टेंस। और उसके बाद जो प्लेट्स की एरिया होती है, ठीक है ना, ये दो सरफेस हो गया, तो a जो है इसका एरिया हो गया जिसके ऊपर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हम लोग को इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि एक अरेंजमेंट रैंडमली हमने सेलेक्ट किया था और उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था। अब इसके कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे और वो रिजल्ट, तो फिर से मैं बार बार बोलता हूं, रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन जो तरीका है वो किसके लिए वैलिड होगा बच्चों, तो वो होगा आपके बोर्ड्स के लिए। तो आप एक बार ढंग से इसको लिख लो, ठीक है, फिर मैं इसका कैपेसिटेंस, फील्ड, बाकी वगैरह ढेर सारी चीजें मैं वो कैलकुलेट करता हूं। तो चलो बच्चों, तो हम लोग अब देख लेते हैं कि कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी कैपेसिटेंस, उसकी एनर्जी, इन सारी चीजों को अभी हम लोग देखेंगे। चलो, हो गया ये कैपेसिटर। इसके इनर सरफेस पे बच्चों हमने चार्ज दे दिया, ओके, ये चार्ज हो गया प्लस क्यू और इधर हो गया बच्चे माइनस क्यू। अब देखते हैं, पहले सबसे पहली बात कि यहां पे देखो हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं। चार्ज ऑन कैपेसिटर, अगर हम लोग बात करें चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर हम लोग यहां पे मानेंगे Q को, ठीक है। कैपेसिटर की जो चार्ज है वो Q है। उसके बाद देखो इनके बीच का जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है D, ठीक है। उसके बाद इनके सरफेस एरिया को हम लोग A अज्यूम करेंगे, सरफेस एरिया A। तो ऑटोमेटिकली चार्ज की डेंसिटी, अब यहां तो कोई चार्ज है नहीं, यहां कोई चार्ज है नहीं, तो सरफेस डेंसिटी, तो सरफेस डेंसिटी सिग्मा, आपको याद होगा सिग्मा, सिग्मा हो गया चार्ज अपॉन एरिया, Q अपॉन A, दिस इज सिग्मा। ये क्या हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे कितना है। पहले तो देख लो इस जगह पे कितना होगा, इस जगह पे कितना होगा, इस जगह पे। 3 पॉइंट्स हमने ले लिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नंबर 1, आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखोगे, इसने उसे क्या करना है, रिपेल, है ना। तो रिपेल करना है, तो मान लो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ऑटोमेटिकली ये जो है नेगेटिव चार्ज, ये यहां पे इसको अट्रैक्ट करेगा और उसकी वजह से होगा E डैश। तो आप ये समझ लो कि E और E डैश, तो E की वैल्यू कितनी होगी, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट। तो देखो एक सरफेस, ये पूरा प्लेट में 2 सरफेस हो गए, एक सरफेस एक शीट की तरह काम करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 शीट आप जानते हो क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा की वैल्यू आप रख सकते हो Q/2ε0 A। तो इस सरफेस ने यहां फील्ड जनरेट करना है Q/2ε0 A। और E डैश कितना जनरेट करेगा बच्चे? तो देखो इस पे भी तो चार्ज आपका Q है और सरफेस एरिया तो इसका भी हमने वही लिया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा आपका σ/2ε0 यानी Q/2ε0 A। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मैं तो सैकड़ों बार बता चुका हूं आपको कि जब फील्ड किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो चार्ज को साइन के साथ नहीं लेते। ये पॉजिटिव है तो देखो पॉजिटिव या नेगेटिव का तो डायरेक्शन पे असर पड़ता है, तो पॉजिटिव ने टेस्ट चार्ज को रिपेल किया, नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया, वो तो मैंने शो कर ही दिया है। यहां पे हमने क्या लिखा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो आप देखो E और E डैश का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि E1 की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पे क्या हो गया बच्चों? 0। अगर बात करें नंबर 3 पॉइंट पे, तो नंबर 3 पॉइंट पे भी सेम चीज होना है, क्योंकि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये यहां किसी टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से हम लोग E मान रहे हैं, है ना। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे टेस्ट चार्ज को। तो जिस तरीके से यहाँ पे E इधर, E डैश इधर, यहाँ पे E इधर और E डैश इस तरीके से, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो यही लिखोगे, तुम देख रहे हो ना यूनिफॉर्म फील्ड है, डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं है। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि यहां से नजदीक यहां से दूर, भाई नजदीक और दूर की बात तो तब करोगे ना जब फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई यहां पे भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये पॉइंट नंबर 3 है, यहां पे क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है बच्चे? तो कैपेसिटर के आउट में यानी किसी आज से इस बात को आप ढंग से समझ लो, किसी भी कैपेसिटर के आउटसाइड वाले पॉइंट्स पे, मतलब दोनों कैपेसिटर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो फील्ड कहां होने का चांस लग रहा है और होगा भी? तो बच्चों बीच वाले पॉइंट पे देखो, नंबर 2 पे देखो। अगर यहां कोई टेस्ट चार्ज रखते तुम, तो ये पॉजिटिव प्लेट ने इसे इधर रिपेल करना था, क्योंकि पॉजिटिव यहां पे रखे पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये उसी पॉजिटिव को अट्रैक्ट भी करेगा। मतलब इनसाइड आप बोल सकते हो कि ये दोनों फील्ड जो है, ये दोनों ही फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम। तो जब बात करेंगे E2 यानी कैपेसिटर के बीच में, तो उस केस में अपने को E प्लस E डैश करना होगा। E प्लस E डैश क्यों करना होगा बच्चों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। और E की वैल्यू क्या होगी? Q/2ε0 A। E डैश की वैल्यू क्या होगी? Q/2ε0 A। एंड फाइनली व्हाट वी विल गेट? Q/ε0 A। देखो क्या मजेदार क्वेश्चन है, क्या मजेदार आपका ये आउटकम है कि हम लोग यहां बोल सकते हैं, इतना बड़ा पार्टीशन देने की जरूरत ही नहीं है भाई, पार्टीशन से बेकार होता है। हम लोग यहां बोल सकते हैं बच्चे कि बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, between plates of capacitor, of course parallel plate, electric field will be uniform। दोनों प्लेट के बीच का जो फील्ड होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म। एंड व्हाट इज द वैल्यू? तो दैट इज E। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? E। तो E2 जिसको हम लोग बोल रहे हैं फिलहाल, विच इज E2। E2 का ना सही नहीं रहेगा, एक E का हम लोग यूज कर चुके हैं ना भाई। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग E डैश और E डबल डैश कर लेते हैं, है ना। तो E उसके लिए लिख पाएंगे डबल डैश, ओके। एक का E डैश, दूसरे का E डबल डैश, सब जगह कर दो E डबल डैश, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट कर रहे हैं, एंड E इज इक्वल टू E2। जो E2 है वही बीच में आ रहा है, एंड वो कितना आया निकल के आपका? Q/ε0 A।
आज से आप याद रखेंगे प्लेट के बीच वाले पॉइंट पे दोनों प्लेट के बीच किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इफ, अब देखो यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं, एनी अदर मीडियम, ये भाई वैक्यूम और एयर के लिए बात की जा रही थी, मीडियम इज प्रेजेंट, अगर कोई और मीडियम प्रेजेंट है तो इन दैट केस जो आपका E होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A। आप इसको ना ध्यान से देख लो, अगर वैक्यूम रहेगा तो फील्ड ये होगी, और वैक्यूम नहीं होगा भाई तो फील्ड की वैल्यू होगी, तो जो यहां पे छुपा हुआ है एप्सिलॉन R यहां पे छुपा हुआ है 1 के फॉर्म में, और कोई और मीडियम होगा तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। चलो अब दोनों प्लेट्स के बीच में, अब यहां पे आ जाओ, फिर से डायग्राम बनाते हैं हम लोग। नाउ अगेन हमारा ये डायग्राम आ गया, ये हमारा डायग्राम आ गया भाई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुन लो। Q बाई एप्सिलॉन नॉट A कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ आपके सामने किया था मैंने, इस शीट को लेके। अब ये देखो, ठीक है, अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा लाइक दिस, है ना। EFLS अगर ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो पैरेलल है, और वो कहां से इमर्ज हो रही है, पॉजिटिव प्लेट से, कहां पे टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव प्लेट पे। ओके, अब सोचो कि यहां का पोटेंशियल V प्लस है और यहां का पोटेंशियल V माइनस है। V प्लस मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। तो बच्चे अगर फील्ड के अलोंग चलते हैं तो हमें बताया गया है कि पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ऑफ कोर्स V प्लस ज्यादा होगा किससे, V माइनस से। तो अभी हम लोगों को क्या निकालना है, इस प्लेट का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, सो देखो। सबसे पहले आप एक काम करो, इस प्लेट से इस प्लेट तक चलो, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा R। अब कहोगे कि सर आपने इंटीग्रेशन नहीं लगाया यहां पे, भैया हमको पता है ना फील्ड बीच में है, और वो बीच वाला फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट डॉट ये कर दो, और तुम पॉजिटिव प्लेट से चल के यहां तक पहुंचो, तो फाइनली तुम पहुंच रहे हो नेगेटिव प्लेट पे, तो फाइनल कौन है, V माइनस। चले कहां थे, यहां से, तो क्या लिखेंगे, V प्लस इक्वल्स टू माइनस E, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे और जा भी रहे हो आगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जितना दोनों प्लेट्स के बीच की जो दूरी है D, वही होगी जो डिस्टेंस आपका D है, दैट विल बी द डिस्टेंस जिसके लॉन्ग आप चल रहे हो, तो E D cos 0, है ना बच्चों। चलो अब ये माइनस जो है तुम इधर ले आओ, तो ये माइनस इधर आएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, V प्लस आगे V माइनस पीछे, और ये हो गया ED। याद है आपको ED वाली बात मैंने पहले भी बताई थी। अब देखो पॉजिटिव प्लेट में से नेगेटिव प्लेट के जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं V। व्हाट इज V, तो V इज द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चे पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर V इक्वल्स टू क्या आया, E इंटू D, और E की वैल्यू कितनी आई थी अभी प्लेट के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप उस वैल्यू को पुट करो, तो क्या लिखोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ओके, ये किसके जगह लिख दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू D। तो कैपेसिटर की जो पोटेंशियल है यहां पे V इक्वल्स टू कितना कैलकुलेट होके आया, ED, दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, आप जल्द से जल्द वीडियो पॉज करो और इसको राइट डाउन करो, वीडियो पॉज करो, राइट डाउन करो, मैं इधर मिटाऊंगा, मैं इस पोर्शन को रब कर दूंगा, इस पोर्शन को मैं रब करूंगा, इस पोर्शन को मैं रब करूंगा, आप एक बार ढंग से लिख लो, चीजों को लिख लो, आप जल्दी से वीडियो पॉज करो और लिखो। चलो ठीक है, आपने लिख लिया, ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो अब हम लोग यहां पे बच्चों क्या देखेंगे,
ठीक। तो देखो बच्चों, यहां पे v इक्वल्स टू क्या कैलकुलेट होके आया, तो v इक्वल्स टू कैलकुलेट होके आया अपना q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी। ठीक है, अब हमें पता है फॉर एनी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के लिए वी नो दैट q इक्वल्स टू cv। कोई भी कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या जानते हैं, q इक्वल्स टू cv। तो प्लेस q के जगह q, c के जगह c और v के जगह आपने क्या पुट कर देना है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी। क्या मजेदार आ गया। अब देखो क्या करना है, बस कुछ तो अपने को c चाहिए ना भाई, तो ये q कट गया, q कट गया, अब ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया भाई, तो c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रिजल्ट आपके सामने है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी है। अगर वैक्यूम है तो, अगर वैक्यूम नहीं रहेगा तो ये नीचे में जहां पे आपने लिखना है सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, वह एप्सिलॉन आर भी रहेगा। तो फॉर एनी अदर मीडियम c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a अपॉन डी। तो आप ये दोनों ही फॉर्मूला याद रखेंगे। ये कब के लिए है, वैक्यूम, ये है वैक्यूम ऑब्लिक एयर के लिए, और ये कब है, फॉर एनी मीडियम, जब प्लेट्स के बीच में कोई और मीडियम डाल दो, मतलब ऑयल डाल दो, वाटर डाल दो, एनीथिंग, तो आपका वो आ जाएगा। क्लियर है। तो अब एक बार फिर आप इस रिजल्ट से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। देखो जितना ज्यादा एरिया होगा कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है, जितना एरिया चार्ज की होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो एरिया, डिस्टेंस और मीडियम, तो मैं तो कल से ही लास्ट लेक्चर से बोल रहा हूं कि कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि चार्ज के ऊपर। तो अगेन वी कैन से कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स। आ रही बात समझ में बच्चों? तो इस तरीके से हमारा यहां पे कैपेसिटेंस कैलकुलेट हो गया। तो अभी बोर्ड पे दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है, आज से मैं बार बार तुमसे पूछता रहूंगा। फर्स्ट की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी की क्या फॉर्मूला है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट भी, और इसका ये पूरा डेरिवेशन आपको बोर्ड्स में भी करना पड़ सकता है, चाहे आप स्टेट बोर्ड से दे रहे हो या आप CBSE बोर्ड से दे रहे हो। ओके बच्चों, तो चलो अब इसमें तो इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। फिलहाल आज आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए पूरा सिंसियर हो जाना है अपने को, समझ गए ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये अब नहीं, ये अपॉर्चुनिटी ही समझो यार, घर में बैठ के आराम से पढ़ते रहना है, ठीक है ना। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर ही रहा हूं, देख ही रहे हो सब कुछ। इसके अलावा अब कल क्या करना है, कल जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस भेजेंगे। एससीएम अपना कंप्लीट हो चुका है, अब आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को भेजिए, अथवा मैंने तो सिलेक्ट कर ही लिया है। तो कल यानी सैटरडे को जो वीडियो आएगा, सैटरडे और संडे 2 दिन, सैटरडे संडे 2 दिन मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आपको कवर अप करूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहो अच्छे से। ओके, नोट्स बनाओ और रिवाइज करो। ओके, चलो लिख लेना इसको अच्छे से।